तो आज हम देखने वाले हैं नॉर्सेट, आरआरबी एंड सिविल गुजरात स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम है उसके थोड़ा कॉन्सेप्ट की जो थियोरी के रिलेटेड है। और ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये जो है आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पेरी ऑपरेटिव केयर ये इस टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो ये जो भी है पेरी ऑपरेटिव केयर का फर्स्ट हमारा सेशन रहेगा, देन हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो भी पूरा थ्योरी के ऊपर रिलेटेड है तो आप सब उसमें अच्छे से ध्यान दें कि एक्चुअली क्या कहना चाहता है, कैसे है, बराबर है। टोटली ऑपरेटिव के रिलेटेड है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, ओके। तो बी फोकस्ड, ओके, समझने की कोशिश करने। और कुछ भी पता नहीं चलता है तो सेशन को कंटिन्यू मत करना, तुरंत ही बैठ जाइए और फिर से सुनिए कि कहना क्या चाहता है, अदरवाइज फिर आगे की कोई स्लाइड्स में पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना। अभी हमारा है कि भाई पेरी ऑपरेटिव केयर। तो पेरी ऑपरेटिव केयर में पहले तो 3 तरह की केयर इंक्लूडेड होती है, जैसे कि प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री मतलब कि ऑपरेशन के पहले, इंट्रा मतलब कि जो ऑपरेटिव के ड्यूरिंग होती है, पोस्ट मतलब कि ऑपरेशन होने के बाद, रिकवरी जिसको बोलते हैं ना, वो वाला। अ क्लाइंट में रिटर्न होम शॉर्टली आफ्टर हैविंग अ सर्जिकल प्रोसीजर बिकॉज मैनी सर्जिकल प्रोसीजर्स आर डन थ्रू एम्बुलेटरी केयर। एम्बुलेटरी केयर मतलब कि वो करवा के वापस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, क्या पता है, ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, फिर वो वाजेक्टोमी का ऑपरेशन है, ये सब क्या होता है, करवा के वापस आ जाएगा पेशेंट, है ना। उसके सिर्फ 6 घंटे में तो सब कुछ ख़त्म, इतना फास्ट, ओके। यहाँ देखो लिखा है कि और 1 डे स्टे सर्जिकल यूनिट्स, या मैक्सिमम उसको रहना भी पड़ेगा ना, तो कितना कि 1 डे, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे भी ऑपरेशन होते हैं और कई ऑपरेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें कई वीक्स तक एडमिट रहना पड़ता है, बराबर। जैसे कि बड़े ऑपरेशन जिसमें ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद रिकवरी रूम से रिकवरी ना आए तो सीधे कहाँ ले जाएंगे, आईसीयू में, है ना। तो ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं बड़े बड़े, वो मेजर ऑपरेशन जो ब्रेन के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पेरी ऑपरेटिव केयर प्रोसीजर्स अप्लाई इवन व्हेन द क्लाइंट रिटर्न्स होम ऑन द सेम डे ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर। क्या बोला इसमें कि भाई ऐसे भी ऑपरेशन है कि उसी दिन ऑपरेशन करवा के पेशेंट वापस आ जाएगा। तो दोनों हमने समझ लिए हैं, ओके। आगे बढ़े तो क्या है कि ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। आपको ऑपरेशन करना है तो आप किसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट, किसको इन्फॉर्म करोगे कि भाई ये जो पेशेंट आया है इसको हम जो है वो सर्जरी कर रहे हैं, तो करे या ना करे, बराबर। इसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस है, ये रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती है, बराबर। वो परमिशन देंगे तो कर सकते हैं। द सर्जन हु विल बी परफॉर्मिंग द सर्जरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग द सर्जिकल प्रोसीजर टू द क्लाइंट एंड आंसरिंग द क्लाइंट्स क्वेश्चन। कंसेंट कौन लेगा, सर्जन लेगा, नर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। सर्जन जो है वो सब कुछ समझाएगा, ऑपरेशन कैसे होगा, क्या रिस्क रह सकता है, एवरीथिंग सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में उसको एक्सप्लेन करेगा पेशेंट को। इसके अलावा भी क्लाइंट को अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उसके जितने भी क्वेश्चंस है, उसको जितनी क्वेरी है ऑपरेशन के रिलेटेड, उसके हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड, कि ये होने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर है, मुझे ऑपरेशन में आप क्या करोगे, अभी मेरे साथ क्या करोगे, ये सब कुछ जो है, जितने भी उसके माइंड में उलझन आ रही है वो सब कौन सुलझाएगा, डॉक्टर सुलझाएंगे, ठीक है। ऑफन द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द क्लाइंट सिग्नेचर ऑन द कंसेंट फॉर्म फॉर सर्जरी। हाँ, कभी कभी नर्स भी कंसेंट फॉर्म में पेशेंट की साइन ले सकती है, पर कब, कि जब पहले ही सर्जन साहब जो है वो पेशेंट को सब कुछ समझा के गए हो, ठीक है। ऐसे ही वो नहीं ले सकेगी नर्स, है ना। विच इंडिकेट्स द क्लाइंट्स एग्रीमेंट टू द प्रोसीजर बेस्ड ऑन द सर्जन्स एक्सप्लेनेशन।
वो किसके बेसिस पे देगी कि भाई सर्जन्स एक्सप्लेन करके गए हैं, बराबर है, फिर ही नर्स लेगी वरना नहीं लेगी। ओके, तो मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है कंसर्न लेने के लिए? सर्जन। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कि द नर्स नीड्स टू डॉक्यूमेंट द विटनेसिंग ऑफ द साइनिंग ऑफ द कंसेंट फॉर्म। ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई नर्स विटनेसेस है किसकी? तो पेशेंट ने कंसेंट में साइन की, कब की? जब उसको सब कुछ समझ आया, सर्जन ने उसको समझाया। आफ्टर द क्लाइंट एक्नोलेजेस अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना। दूसरा क्या है कि माइनर्स में नीड अ पेरेंट और लीगल गार्जियन टू साइन द कंसर्न फॉर्म। माइनर्स किसको कंसिडर करेंगे? कि जिसकी एज 18 से कम है उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? माइनर में। तो उसका जो कंसेंट है वो कौन देगा? तो जो भी उसके पेरेंट्स है या फिर उसके लीगल गार्जियन है वो कंसेंट फॉर्म में साइन करेंगे। ओके, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्लाइंट्स हु आर नॉट अलर्ट और ओरिएंटेड, ऐसा कोई क्लाइंट कि जो ना अलर्ट है ना ओरिएंटेड है, उसको कुछ भी पता नहीं है किसके बारे में? टीपीपी के बारे में, मतलब कि टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में। कितने बजे, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं? ठीक है, तो उससे हम कभी भी कंसेंट में साइन नहीं करवाएंगे। मे नीड देयर पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर हेल्थ केयर और लीगल गार्जियन टू साइन द कंसेंट फॉर्म। ऐसे पेशेंट में अगर कोई इमरजेंसी है, ठीक है, और पेशेंट अकेला ही था और कोई उसको लेके आया है, तो ये जो अलर्ट और ओरिएंटेड नहीं है उस क्लाइंट का जो कंसेंट फॉर्म है, बराबर, वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो हेल्थ केयर भी ले सकता है, बराबर, वो खुद भी कर सकता है कि भाई इमरजेंसी था, मैं नहीं करता तो ये नहीं बच पाता, या फिर उसके लीगल गार्जियन ये वहाँ पे है तो उसकी साइन वहाँ पे ली जाएगी। Psychiatric clients have a right to treatment until a court has legally refused determined that they are unable to make decisions for themselves. जो पेशेंट मेंटली इल है, साइकेट्रिक है, वो भी बोल सकते हैं मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, तो आप ऑपरेशन नहीं करोगे। बट अगर कोई केस में कोर्ट ने ही लीगली बोला है कि भाई इसकी कोई भी बात आपको ध्यान में नहीं देनी है, ठीक है, रिफ्यूज़ है, तो ही आप जो है अपने आप डिसीजंस लेके उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। ये ऐसी बातें हैं कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में घुमा फिरा के पूछते, ठीक है, तो ध्यान में रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। आगे की जो ये स्लाइड्स थी ना जिसमें मैंने बोला, किस में? यस, इसमें है ना, ये ओके, ये वाली स्लाइड में कि भाई नर्स विटनेसिंग है साइनिंग ऑफ द कंसेंट फॉर्म की, बट क्या दिखाती है, किसके बाद है? तो क्लाइंट एक्नोलेजेस अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर, वो प्रोसीजर को समझाता कौन है? सर्जन। ठीक है, ये सब बहुत ध्यान में देना। अभी क्या है? नो सडेशन वुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट बिफोर द क्लाइंट साइंस ऑफ कंसेंट फॉर्म। ठीक है, कभी भी क्लाइंट्स को एनेस्थेशिया देके, सडेशन देके आपको यूँ नहीं बोलना है कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, सर्जन जाके बोल रहा है कि मैं तो भूल गया हूँ कंसर्न लेना, अब जाके पेशेंट को मैं समझा रहा हूँ कि भैया अब जो है आप इसमें साइन कर दो, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो फिर ऑपरेशन ही नहीं होगा, भले आपने एनेस्थेशिया दे दिया, पेशेंट को आपने सेडेट कर दिया, भले कर दिया, आप नहीं दोगे। जैसे कि हम एनेस्थेशिया के स्टेजेस की बात करें तो पहला क्या होता है? एनाल्जेसिया और इंडक्शन, मतलब पेशेंट स्टेज फर्स्ट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, स्टेज 2 में एक्साइटमेंट और डिलीरियम, ऑनसेट ऑफ ऑटोमेटिक ब्रीदिंग चलेगा, और स्टेज 3 जो सर्जिकल एनेस्थेशिया है जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं परफॉर्म, और स्टेज 4 में ओवरडोज डेंजरियस स्टेज होता है। ठीक है, तो कभी भी सडेशन या एनेस्थेशिया देने के बाद कंसेंट फॉर्म में साइन नहीं करवाते, ऐसे केस में ऑपरेशन को स्टॉप कर देते हैं, नहीं होगा ऑपरेशन फिर। Obtaining telephone consent from a legal guardian or power of attorney for healthcare in an
acceptable practice if clients are unable to give consent themselves. अगर कोई पेशेंट आया है, बराबर, भले वो साइकेट्रिक नहीं है, ना उसको कोई कोर्ट का ऑर्डर दिया हुआ है, पर वो पेशेंट जो है वो कुछ बोल पाने की हालत में नहीं है, कुछ समझ पाने की हालत में नहीं है, तो क्या करेंगे? सेम ये वाली कंडीशन की ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, कि अलर्ट और ओरिएंटेड नहीं है, तो उसकी पावर ऑफ अटर्नी किसको देंगे? कि हम टेलीफोन कंसर्ट, उसके पास कोई डायरी है, हमको नंबर मिला, हम टेलीफोन करके भी पूछ सकते हैं उसके लीगल गार्जियंस के, ऐसा केस हुआ है क्या, हम इस पे कंसर्ट आपका दोगे, बराबर, तो हम सर्जरी परफॉर्म करें। या फिर इमरजेंसी में कुछ भी नहीं मिलता तो उसमें खुद कौन, हेल्थ केयर ही वो उसका पावर ऑफ अटर्नी मतलब कि जो है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे वो साइन करके स्टार्ट कर देगा, ठीक है। द नर्स मस्ट एंगेज अनदर नर्स एज अ विटनेस टू द कंसेंट गिवन ओवर द टेलीफोन, बराबर। दूसरा क्या, कि अगर नर्स जो है वो उस समय कंसेंट ले रही है तो उसको एज अ विटनेस के रूप में उसके साथ दूसरी नर्स को भी रखना है, और फ़ोन जो है वो ऑन दी स्पीकर रखना है, उसको सुनाना है कि देखो ये बोल रहे हैं ना, सुनो ये बोल रहे हैं, हम कंसेंट दे रहे, मतलब कि मैंने नहीं, सिर्फ मैंने नहीं, इसने भी सुना था, बराबर, कि इन लोगों ने हमको फ़ोन पे भी बोला था कि भाई आप सर्जरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टेलीफोन कंसेंट की बातें हैं। If a client is unable to consent for self, the surgeon still needs to educate the client to the greatest extent possible. अगर हम क्लाइंट को समझाते हैं कि ये ऑपरेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वरना ये इमरजेंसी हो सकती है, डेथ हो सकती है भैया, फिर भी क्लाइंट नहीं समझ रहा है, मना बोल रहा है कि नहीं मुझे सर्जरी नहीं करवानी, मैं नहीं करवाऊँगा, तो क्या करेंगे? हमसे बन सकता है उतना ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल डालेंगे और क्लाइंट को मना के उसकी सर्जरी करवाने की ट्राई करेंगे, ना कि ज़बरदस्ती कुछ भी परफॉर्म कर देंगे कि हमने समझाया, वो नहीं समझ रहा था, 2-3 बार समझा के हमने कर दिया, ऐसा कुछ होगा नहीं, ओके। अभी है कि न्यूट्रिशन, कितना न्यूट्रिशन देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मतलब पेरी ऑपरेटिव की बात है तो ऑब्वियसली क्या होगा, न्यूट्रिशन उसका बंद करवाएंगे, है ना, ठीक है। न्यूट्रिशन में मतलब कि फ्लूइड और जो उसका फूड है, ये दोनों क्या होगा, बंद होता है ना थोड़े घंटे पहले, ठीक है। तो रिव्यू द सर्जन्स प्रिस्क्रिप्शंस रिगार्डिंग एनपीओ, सर्जन का प्रिस्क्रिप्शन देखना है कि सर्जन ने कब बोला है कि इसको एनपीओ, नील पर ओरल, बराबर, या फिर उसको एनबीएम, नथिंग बाय माउथ, ये कब से करना है, ठीक है। स्टेटस बिफोर द सर्जरी, ये कब करते हैं? स्टेटस बिफोर द सर्जरी। एनबीएम मतलब कि नथिंग बाय माउथ, एंड एनपीओ मतलब कि नील पर ओरल, ओके। ये जो सीएससी सिविल और ऐसे सब एग्जाम्स है उसमें ये सारे क्वेश्चंस की जो फुल फॉर्म के रिलेटेड है ये भी आ सकता है। रिव्यू द सर्जन्स प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग एनपीओ बिफोर द सर्जरी, withhold solid foods and liquids as prescribed to avoid aspiration। बंद क्यों करते बिफोर द सर्जरी ये फूड और सब देना? तो ड्यूरिंग जो सर्जरी है पेशेंट वो फूड को एस्पिरेट ना कर जाए, बिकॉज पेशेंट एनेस्थीसिया के स्टेज में, सडेशन में होगा, उसको कोई भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, बुल से रिगर्गिटेशन बैकफ्लो होगा तो वो सीधा एस्पिरेट करेगा, लंग्स में जाएगा, पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा और डेथ होगी। ये रीज़न समझना, ये सारे जो है वो केस सिनारियो टाइप क्वेश्चंस है जो आपको नॉर्सेट क्रैकिंग स्ट्रेटेजीज में काम लगेंगे, ठीक है। इसलिए बोला है कि एक्टिवली लिसन करो ये सबको, ठीक है। अभी क्या है कि भाई एस्पिरेट की वजह से नहीं देते, यूजुअली 4-6 to 8 hours बिफोर जनरल एनेस्थीसिया एंड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 hours बिफोर सर्जरी विथ लोकल एनेस्थीसिया एज प्रिस्क्राइब। कोई पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया आप देने वाले हो, ठीक है, मतलब कि पूरी बॉडी को क्या करना है, सडेट करना है, तो 6 से 8 आवर्स से ही बिफोर से ही हमको पेशेंट को कुछ भी खाना पीना नहीं देना है। अगर लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं मतलब कि लोकल कोई भी जगह पे सर्जरी हो रही है, कोई जगह की ट्यूमर है वहीं पे हमने क्या किया, ठीक है,
दिया लोकल एनेस्थीसिया उसी जगह पे और हमने वहाँ पे सर्जरी कर दी, तो वो लोकल एनेस्थीसिया। ऐसी सर्जरी के लिए हमको पेशेंट को सिर्फ 3 आवर्स पहले से खाना मना करना है। अगर मानो हमारे पास बच्चा है, पेशेंट हमारा कौन है? बच्चा। बच्चा इतना ज़्यादा कभी भी खाए पिए बिना नहीं रहेगा, वो रोएगा, उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा। रोएगा तो जहाँ पे भी आपने सर्जरी की है तो इंसिजन आए हैं, स्टैपलिंग किया है तो स्टैपलर्स भी हुआ है, मतलब कि स्किन तो आपने कहीं ना कहीं टैक्ट ही किया है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर बच्चा जोर जोर से श्रिल क्राई करने लगा तो वो इंसिजन टूटेंगे। इसको वजह से करोगे क्या? बच्चे में ऐसा है कि भाई 3-4 घंटे पहले से आप फ्लूइड बंद करो, ठीक है, और 6-8 घंटे से पहले जो है वो आप फूड बंद कर दो। ऐसा उसके अंदर होता है, इमिडिएटली इसके अंदर कुछ भी आप नहीं कर सकते बच्चे में, ठीक है। और दूसरा कि रो रो के वो अपने ओके, ये मैंने बात कर ली पोस्ट वाली, है ना, बट हमको तो प्री का देखना है, तो मतलब समझो कि पोस्ट में भी तो खाना तुरंत नहीं ही देते, बराबर, तो हमने कुछ गलत नहीं किया। प्री में हम बात करते तो यही शेड्यूल्स यूज़ तो करेंगे मोस्टली, पर होगा क्या कि क्यों, तो वाइटल्स उसके बैलेंस में नहीं रहेंगे। इम्बैलेंस में कभी भी वाइटल्स इम्बैलेंस हो, हम कभी भी सर्जरी कर ही नहीं पाएंगे। दैट्स वाई बच्चे में ये शुड वी फॉलो फॉर दैट। अभी इंसर्ट एन IV इंट्रावेनस लाइन एंड एडमिनिस्टर IV 18 एंड 16 गोज, बराबर, ये कैन्यूला हम डालेंगे। क्यों 18 एंड 16 गोज कैन्यूला यूज़ करते हैं? तो इसीलिए कि भाई ऑपरेशन में जब पेशेंट जाता है उसको भूल से भी वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का रिक्वायरमेंट हुआ तो हम ये जो कैन्यूला लगी हुई उससे दे सकते हैं इमिडिएटली, वहाँ पे हमको वेन ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इस वजह से। तो IV लाइन एंड एडमिनिस्ट्रेड फ्लूइड्स इफ प्रिस्क्राइब्ड पर एजेंसी पॉलिसी द IV कैथेटर साइज वुड बी लार्ज इनफ टू एडमिनिस्टर, बराबर, कितनी देंगे? लार्ज इनफ टू एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट्स एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स इफ दे आर रिक्वायर्ड। फ्लूइड्स आर ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड। फ्लूइड कैसा कैसा होगा? एक तो प्रोटेक्ट के लिए होगा और दूसरा किडनीज ड्यूरिंग दी एनेस्थेसिया। एलिमिनेशन पैटर्न के बारे में पेशेंट को क्या समझाएंगे? ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑल आर रिलेटेड टू दी विच वन? ऑपरेशन हुआ नहीं है उसके पहले की बातें देख रहे हैं। इफ़ द क्लाइंट इज़ हैव टू इंटेस्टिनल और एब्डोमिनल सर्जरी, अगर क्लाइंट को कैसे सर्जरी हुई है तो इंटेस्टिनल या एब्डोमिनल की कोई भी सर्जरी हुई है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि GI ट्रैक्ट की कोई सर्जरी पेशेंट को हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? पर सर्जन्स प्रेफरेंस एन एनीमा लैक्सेटिव और बोथ मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर द डे और नाइट बिफोर दी सर्जरी। तो ऐसे क्लाइंट में हम एनीमा या लैक्सेटिव या दोनों देंगे। कब? तो उसी डे पे कि जब सर्जरी होने वाली है परफॉर्म, या फिर सर्जरी होने की अगली नाइट को हम देते हैं, ठीक है, जैसे सर्जन ने बोला हो वैसे। द क्लाइंट नीड्स टू वॉइड टॉयलेट इमीडिएटली बिफोर द सर्जरी, ठीक है, जिसकी वजह से उसका क्या है भाई कि ब्लैडर एंड बोवेल ये दोनों क्लियर हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, क्लाइंट रिलैक्स फील करेगा। इंसर्ट एन इंड्यूलिंग कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर मीन्स कि उसको फॉलिस कैथेटर या रिटेंशन कैथेटर भी बोलते हैं। इफ प्रिस्क्राइब्ड यूरिनरी कैथेटर कलेक्शन बैग्स नीड टू बी एम्प्टीड इमीडिएटली बिफोर सर्जरी। सर्जरी में जाने से पहले जो यूरिनरी बैग्स है उसको एम्प्टी करके भेजने का, क्योंकि बाद में कितना यूरिन आउटपुट रहा ऑपरेशन में ये सब आपको उसी से पता चलेगा। एंड द नर्स वुड डॉक्यूमेंट द अमाउंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन, और वो जो यूरिन बैग उसने खाली किया उसमें कितना यूरिन था, वो अमाउंट और यूरिन कैसा था, ठीक है, उसका कलर ये वो डॉक्यूमेंट करेगी नर्स, ठीक है। अभी सर्जिकल साइट, जिस जगह भी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो क्लीन द सर्जिकल साइट विथ माइल्ड एंटीसेप्टिक
और एंटीबैक्टीरियल सॉप ऑन द नाइट बिफोर सर्जरी एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, जहाँ भी जिस जगह पे भी सर्जरी होने वाली है उस जगह को एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल सॉप के साथ हम सर्जरी के अगली नाइट को जो है वो क्या कर देंगे, उसको क्लीन कर देंगे। ठीक है, सेव द ऑपरेटिव साइट, बराबर, वहाँ पे जो भी हेयर और सब है वो रिमूव कर देंगे। सेव द ऑपरेटिव साइट एज प्रिस्क्राइब्ड, सेविंग में बी डन इन द ऑपरेटिव एरिया। सिर्फ सेविंग कहाँ पे करेंगे, पूरी बॉडी में नहीं करना है। हेयर तो पूरी बॉडी पे है ना, कहाँ पे नहीं है हेयर, पाम्स में, सोल्स में नहीं है ना, तो पूरी बॉडी पे नहीं करना है, हमको कहाँ करना है, जहाँ पे ऑपरेशन करना है वहीं पे करना है। ठीक है, हेयर ऑन द हेड और फेस इंक्लूडिंग द आईब्रोज वुड बी सेव्ड ओनली इफ प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, स्पेशली ये एक रिमार्केबल पॉइंट है रिलीजियस को लेके, रिचुअल्स के लेके, कि भाई किसी को भी हेड पे, फेस पे, आईब्रोज पे अगर हेयर को आपको ज़रूरत है कि रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वहीं पे ऑपरेशन हम कर रहे हैं, क्या उसके आसपास के एरियाज़ में ऑपरेशन हो रहा है, ज़रूरी है तो ही रिमूव करेंगे, वरना नहीं। जैसे कि हम बात करें कोई रिलीजियंस की, जैसे कि वो सिख लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, है ना, तो वो लोग आपको पता है जैसे उनका हेयर और सब रखने का पैटर्न्स किस तरीके से होता है, वो अपने रिचुअल्स में काफ़ी ज़्यादा कुछ बताते हैं कि इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में इसलिए पूछना पड़ता है पेशेंट को, पेशेंट बोले तो हेयर को रिमूव करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अभी है प्री ऑपरेटिव टीचिंग। देखो पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली हम क्या समझाएंगे टीचिंग में। देखो थोड़ी मैंने स्लाइड्स को जो है वो कैसी बनाई है भाई, छोटी राइटिंग है, देखने की कोशिश करना या फिर सुनना। एक्सप्लेन फियर्स एंड एंग्जाइटीज प्रायर टू सर्जरी एंड इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट पोस्ट ऑपरेटिवली। उसका फियर, आपको डर लग रहा है, किस चीज़ के बारे में लग रहा है, बोलो आपको क्या क्वेरी है, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ये सब कुछ प्रायर टू सर्जरी उसको पता होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली नहीं बताना है। इन्फॉर्म द क्लाइंट टू नोटिफाई इफ़ एनी एलर्जीज टू मेडिकेशंस और एनी एनवायरनमेंटल एलर्जीज। क्लाइंट को पहले से ही बोलना है भाई तुमको कोई मेडिकेशंस की, कोई एनवायरनमेंटल की एलर्जीज तो नहीं है ना। द क्लाइंट ऑल्सो नीड्स टू नोटिफाई द यूज़ ऑफ एनी विटामिन्स, हर्बल सप्लीमेंट्स। अगर क्लाइंट कोई भी विटामिन्स की टैबलेट्स, कोई हर्बल सप्लीमेंट्स के, कोई ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का यूज़ कर रहा है तो वो भी आपको पूछ लेना है, बराबर। अभी ये जो पॉइंट्स है आई थिंक रिपीट हो रहे हैं, है ना। अभी क्या है नेक्स्ट, देखो द क्लाइंट नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड दैट सम डिग्री ऑफ पेन वुड बी एक्सपेक्टेड। उसको बोलना है कि देखो ऑपरेशन कर रहे हैं, टैक्ट भी होगी, स्किन टूटेगी भी, मतलब आपको थोड़ा सा दर्द होगा, बराबर है। ऐसा नहीं बोलना है कि दर्द होगा ही नहीं आपको, तो ठीक है, थोड़ा सा दर्द होगा एंड इज़ नॉर्मल, ये सबको होता है। एडवाइज द क्लाइंट अबाउट चार्ट्स, पेन स्केल्स दैट मे बी यूज्ड टू असर्टेन लेवल ऑफ पेन। हम आपको, आप बोल नहीं पाओगे, बोलने से भी आपको दर्द होता है, इतनी अगर गहरी सिचुएशन रही तो हम आपको पेन स्केल देंगे जिसमें आपको सिर्फ बताना है कि फेस स्केल है ना, तो आपको सिर्फ बताना है, या फिर 0 to 10 वाली स्केल, 0 मतलब कि नो पेन और 10 मतलब सीवियर पेन। तो आपको ये सिर्फ टिक करके दे देना है कि आपको कौन सा, किस तरीके का और कितना पेन हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ PCA, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेशिया पंप, इफ प्रिस्क्राइब्ड, एंड एक्सप्लेन दैट द क्लाइंट इज द सॉल पर्सन who would push the button to administer medication। सॉल मतलब कि ओनली, ऑन, वो अकेला ऐसा ही है भाई पर्सन कि जो ये PCA पंप को अगर दबाता है, कब कब पुश करेगा, जब उसको पेन फील हो रहा है तब करेगा। ठीक है, तो PCA पंप का यूज़ कैसे करना है वो भी उसको डेमोन्स्ट्रेट करके समझाना है कि जैसे आपको पुश करोगे इसको तो इसमें से जो है वो मेडिकेशन अपने आप निकलेगी और आपकी बॉडी में जाएगी और आपको दर्द नहीं होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसको प्री ऑपरेटिव में ही समझा देनी है, ऑपरेशन होने के पहले, बाद में नहीं समझानी है। बाद में तो वैसे ही उसको दर्द हो रहा है, खुद परेशान है कि कर क्या दिया इसने मेरे साथ,
उस समय वो आपका कुछ नहीं सुनेगा, ठीक है। अभी PCA पंप क्या है? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट ऑन हाउ टू यूज़ नॉन इन्वाजिव पेन रिलीफ टेक्निक्स। नॉन इन्वाजिव मतलब कि जिसमें कोई भी कट वट नहीं लगता, इन्वाजिव मतलब कि कट लगता है। तो उसको समझाओ कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं नॉन इन्वाजिव कि जो पेन रिलीफ टेक्निक्स में यूज़ हो, सच एज रिलैक्सेशन, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक कि जो उसको पसंद है वो करवाना, उसको म्यूज़िक सुनवाओ, ठीक है। ये वो मतलब कि उसको डिस्ट्रैक्ट करवाओ, उसका ध्यान वहाँ पे जाने ही मत दो, तो उसको याद आएगा ना कि मुझे पेन हो रहा है। एंड गाइडेड इमेजरी बिफोर द पेन अकर्स एंड एज सून एज द पेन इज नोटिस्ड। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू स्मोक फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर सर्जरी। ठीक है, क्या बोलना है कि भैया 24 घंटे पहले एटलीस्ट, भले ही आप चेन स्मोकर ही क्यों ना हो, बंद कर देना ये स्मोकिंग करना, ठीक है, एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर ही, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, वाजोडाइलेशन और क्या होने के चांसेस, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से डिस्कस स्मोकिंग सिजेशन ट्रीटमेंट्स। बोल रहा है कि भाई मुझे ये, मेरे से तो 24 घंटे भी नहीं हो पाएगा, मैं तो रह ही नहीं पाता हूँ, तो उसको समझाओ, रुको हमारे पास है टेक्निक स्मोकिंग सिजेशन ट्रीटमेंट की, हम आपको निकोटिन पेचेस देते हैं, ये देते हैं, वो अल्टरनेटिव यूज़ कीजिए और थोड़ा कम कीजिए, वरना आपको ही तकलीफ होगी। एंड ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में उसको समझाना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग टेक्निक्स। कब करना है? ऑपरेशन के बाद में। क्यों? क्योंकि पेशेंट गहरी सांस भी नहीं देगा, एटलीस्ट नॉर्मल भी नहीं लेगा। क्यों? जैसे ही वो सांस लेता है उसको क्या होगा, इंसिजन पे प्रेशर और पेन होगा, तो पेशेंट क्या करता है, हल्की सी सांस लेता है, तो इसकी वजह से लंग्स के जो नीचे तक के जो लोब है, लोअर लोब तक, वो ब्रीदिंग या ऑक्सीजन पहुंच पाता नहीं है, एटिलैक्टिस हो जाएगा। इसकी वजह से हमको उसको समझाना है पहले से कि भाई डीप ब्रीदिंग भी करना है और कफिंग एक्सरसाइज भी जो है वो आपको ऑपरेशन के बाद करना पड़ेगा। अगर पेशेंट हमको उल्लू बना रहा है कि ना मैं तो अच्छे से गहरी सांस ले रहा हूँ, हमको थोड़ी ना पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंसेंटिव स्पायरोमीटरी दे देंगे उसको, जो 3 बॉल वाली मशीन है। पेशेंट क्या करेगा, उसमें हवा को डालेगा नहीं, सांस को पीछे की ओर खींचेगा, जिसकी वजह से हमको पता चलेगा कि बॉल इतने ऊपर आ रहा है, मतलब अब तो ये डेफिनेटली भाई ब्रीथ कर ही रहा है, वो हमसे कुछ झूठ बोल ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन बेस्ड कौन सा है, डीप ब्रीदिंग या कफिंग से भी। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। अर्ली एम्बुलेशन एज लॉन्ग एज देयर आर नो एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन। जितना जल्दी हो सके उसको बोलना है कि भाई आप चलना फिरना घूमना, थोड़ा खड़ा होना, खुद से एटलीस्ट आप वॉशरूम करना भी स्टार्ट कर देना। जितना जल्दी वो खड़ा होगा उतना ही जल्दी हीलिंग और सब स्टार्ट होगा। अगर एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑपरेशन ऐसा मेजर नहीं हुआ है, तो फिर उसको ये सब स्टार्ट करवा देना है। अभी नेक्स्ट क्या है, ओके, कि हम पेशेंट को दूसरा क्या करवाएंगे, लेग एंड फुट एक्सरसाइजेस, गैस्ट्रोक्नेमियस काफ पंपिंग, कि जिससे क्या नहीं होगा पेशेंट को, DVT बराबर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस कम रहते हैं। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मूव बोथ एंकल्स बाय पॉइंटिंग द टोज अप एंड देन डाउन। और दूसरा कौन सी एक्सरसाइज है, क्वाड्रिसेप्स थाई सेटिंग की एक्सरसाइज। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू प्रेस द बैक ऑफ द knees against the bed and then to relax the knees. This contracts and relaxes the thighs and calf muscles. ये दोनों का काम क्या है भाई, थ्रोम्बस फॉर्मेशन का काम को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा दोनों, प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फुट सर्कल की एक्सरसाइज। तो फुट सर्कल जो है उसमें क्या करेंगे, ओके, तो अब हम पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे, तीसरी, फुट सर्कल। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रोटेट ईच फुट इन अ सर्कल। चौथी कौन सी एक्सरसाइज है, हिप एंड नी मूवमेंट्स। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू फ्लेक्स द नी एंड थाई एंड टू स्ट्रेंथन द लेग, होल्डिंग द पोजीशन फॉर 5 सेकेंड्स, और ये सब करके उसको 5 सेकेंड्स तक होल्ड रखना है। बिफोर लोअरिंग, नॉट परफॉर्म्ड। ये सब कब नहीं करवाना है,
नॉट परफॉर्म्ड इफ द क्लाइंट इज हैविंग एब्डोमिनल सर्जरी, अदरवाइज वो इंसिजन पे प्रेशर आएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस आएगा, टूटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए नहीं करवाएंगे। और इफ़ द क्लाइंट हैज़ अ बैक प्रॉब्लम, मतलब कि स्पाइन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, तो भी हम नहीं करवाएंगे, है ना। जैसे कि स्पाइन में क्या हो सकता है, स्कोलियोसिस, लोर्डोसिस एंड काइफोसिस। ओके, फर्दर मूव करें। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही धीरे धीरे हम जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, पर आप भी इतनी ही शांति से कॉन्सेंट्रेट से सुनिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि जो लोग हॉस्पिटल्स एरिया में काम कर रहे हैं वो इजीली समझ पाएंगे, बट जो लोग सिर्फ प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको पूरा ध्यान देके कि जैसे हम लोग हॉस्पिटल में ही है ऐसा सोच के इसको अपने माइंड में फिट करो, हो जाएगा। इमेजिन करो। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग, उसमें क्या बोलेंगे हम, स्प्लिंटिंग द इंसिजन, मतलब कि इफ़ द सर्जिकल इंसिजन इज एब्डोमिनल और थोरेसिक, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू प्लेस अ पिलो। अगर सर्जिकल इंसिजन एब्डोमिनल साइड पे या फिर थोरेसिक साइड पे लगे हैं तो हम बोलेंगे कि वो क्या करेंगे, वो साइड पे पिलो रखे या अपना एक हाथ, वन हैंड विद द अदर हैंड, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखे ओवर द इंसिजनल एरिया, ताकि उनको पेन फील ना हो पाए थोड़ा। ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, द क्लाइंट प्रेसेस जेंटली अगेंस्ट द इंसिजनल एरिया टू स्प्लिंट और सपोर्ट इट। ये उनको एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ या फिर जो है कि भी पिलो कब रखेंगे, जब वो लोग कफ की या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ये है स्प्लिंटिंग विद अ पिलो और ब्लैंकेट, ठीक है। अभी प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग में दूसरा, इन्फॉर्म द क्लाइंट ऑफ एनी इन्वाजिव डिवाइसेस दैट मे बी नीडेड आफ्टर सर्जरी। क्लाइंट को बोलना है कि नॉन इन्वाजिव के तो बारे में हमने आपको बताया, पर कोई इन्वाजिव टेक्निक्स भी अगर ऑपरेशन के बाद आपको करनी पड़ी तो वो भी हम आपको अभी से बता देना है, जिसके सच एज द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब जो है वो भी इन्वाजिव में आएगी। राइस ट्यूब डालनी पड़ी तो अभी से उसको समझा देंगे कि आपको थोड़े दिन ओरल फ्लूइड्स नहीं भी मिलेगा, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब से आपको फ्लूइड हम देंगे, मुंह से आप कुछ डायरेक्टली नहीं ले सकोगे, ठीक है। दूसरा कि ड्रेन, अगर ड्रेन क्यों लगाएंगे, ड्रेन कुछ ही दिनों तक, ठीक है, क्यों, क्या होगा उसमें, एक्स्ट्रा जो कलेक्ट है वेस्ट ब्लड है वो वहाँ पे कलेक्ट हो पाए, इसलिए। यूरिनरी कैथेटर, एपिड्यूरल कैथेटर और आईवी और सब क्लेवियन लाइंस, ठीक है। ये सब कैसा है भाई, टेम्पररी, आपको परमानेंट नहीं रहेगा, पर क्यों लगा रहे वो भी आपको समझाना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू पुल ऑन एनी ऑफ द इन्वाजिव डिवाइसेस, इसलिए आप उसको कभी भी हड़बड़ी में खींच के निकाल मत देना। अगर पेशेंट ड्राउजी हो जाए, ऐसा करता है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को डॉक्टर का कंसर्न लेंगे, डॉक्टर को पूछेंगे और फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, दे विल बी रिमूव्ड एज सुन एज ये पॉसिबल, ये सारा आपको एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो पाएगा हम रिमूव कर देंगे। अभी क्या है उसको, साइकोलॉजिकल प्रेपरेशंस। तो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में क्या है, बी अलर्ट टू द क्लाइंट्स लेवल ऑफ एंग्जाइटी, बराबर आपको जानना है कि क्लाइंट्स को कितने तक की लेवल ऑफ एंग्जाइटी, कितना तक का हमारा साथ सपोर्ट वो दे पाता है, हमको इजीली समझ जाता है कि नहीं समझ आता। आंसर व एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स दैट द क्लाइंट में हैव रिगार्डिंग सर्जरी, क्लाइंट्स को सर्जरी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके उसको देना है। अलाउ टाइम फॉर प्राइवेसी फॉर द क्लाइंट टू प्रिपेयर साइकोलॉजिकली फॉर सर्जरी। अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं आपको सोच के आंसर देता हूँ, तो उसको वो भी टाइम देना है। ऐसा नहीं कि उसकी प्राइवेसी ब्रोकन करेंगे, मतलब कि हम बोलेंगे नहीं हमको सर्जरी करनी है, हम करेंगे, कल तक आप बता। ओके, अभी दूसरा क्या है कि इसकी वजह से उसको प्राइवेसी देनी है कि कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है, उसको जितना टाइम चाहिए आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस एज नीडेड,
मतलब कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को तुरंत ही बराबर, भले वो हो सकता है मोबाइल की मुझे खुद से जाना है वॉशरूम, तो अकेले नहीं जाना देना है, उसके साथ कोई ना कोई असिस्टेंस रहेगा कि जिससे पेशेंट को कहीं भी चक्कर ना जाए और गिर ना जाए, इसके लिए। ठीक है। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, पेशेंट के थोड़े कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। तो प्रोवाइड कल्चरली सेंसिटिव केयर, आस्क क्लाइंट्स अबाउट देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनके कोई कल्चरल के रिलेटेड कोई प्रैक्टिसेस है वो सब पूछ के करना है, जैसे कि वो हेयर वाला देखा था ना वैसे। एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स एंड व्हाट देयर प्रेफरेंसेस आर विथ रिगार्ड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ केयर। इंस्टीट्यूट स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस प्रेफरेंसेस। डिटरमाइन द प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन। प्राइमरी लैंग्वेज मतलब कि गुजरात में क्या बोली जाती है, गुजराती। ठीक है, ऐसे प्राइमरी लैंग्वेज बोलनी है, ऐसे नहीं कि आप कोई भी लैंग्वेज कि मान लो कि यहाँ पे किसी को भूल से बराबर राजस्थान वाले को या कोई भी ऐसे को लग गई कि जो हिंदी बोलता है ना, तो वो उनको तो समझ ही नहीं आता है ना कि वो गुजराती वाला क्या बोल रहे हैं, या गुजराती वाले को वो समझ नहीं आता है कि वो हिंदी वाला नर्सिंग ऑफिसर हमको क्या समझा के गया। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको वो स्पोकन वाला जो चेंज करता है ना उसको बुला के, या जो उसकी भाषा समझ सकता है उससे थ्रू ही उसको समझाना है। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं समझाने का। प्रोवाइड, ठीक है, ये दूसरी बार है कल्चरली सेंसिटिव केयर। दूसरा आस्क क्लाइंट्स अबाउट देयर, ओके, ये भी हो गया। इंस्टीट्यूट स्ट्रेटेजी, डिटरमाइन द प्राइमरी लैंग्वेज, सिक्योर द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल इंटरप्रेटर टू कम्युनिकेट विथ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग क्लाइंट्स। ठीक है, इंटरप्रेटर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग क्लाइंट्स है तो उसके लिए तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज चेंजर जो होता है हॉस्पिटल में उसको ही बुला दो। ठीक है। आस्क अबाउट फीलिंग्स रिलेटेड टू सर्जरी एंड पेन, उसको पूछना है कि सर्जरी के बाद आपको कैसा लग रहा है, पेन कैसा है आपका। ठीक है, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग ओके, वो तो हो गया। अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम्स उसकी जानना है। एंड अलाउ अ फैमिली मेम्बर टू बी प्रेजेंट इफ अप्रोप्रिएट, अगर हम फैमिली मेम्बर्स को अलाउ कर सकते हैं तो अलाउ करना है उसके साथ। प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट क्या है? एंश्योर दैट द क्लाइंट इज वियरिंग, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट होता है पूरा एक, उसमें आपको देखना क्या है कि क्लाइंट जो है उसने वियरिंग किया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट या नहीं। आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट मतलब क्लाइंट ने क्या पहना होगा, आईडी बैंड पहना होगा। ठीक है, तो वो जो होता है ना वो किस तरीके का होता है आईडी बैंड, ओके, उसमें कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, वैसे वैसे आईडी जो होते हैं वो उसने पेशेंट ने पहने होता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं पेशेंट के, तो उसमें हम देखेंगे कि ब्लू कलर का आईडी बैंड अगर पेशेंट ने पहना है तो पेशेंट नॉर्मल है, नॉन वल्नरेबल है। रेड कलर का पहना है तो वल्नरेबल पेशेंट है, मतलब इमरजेंसी में है, डेंजरियस केस है। पिंक कलर का आईडी बैंड है तो पीडियाट्रिक पेशेंट है। येलो कलर का है तो पेशेंट को कोई ना कोई एलर्जी हो सकती है, ड्रग से, मेडिकेशन से, फूड से, ठीक है, किसी से भी। ऑरेंज कलर का आईडी बैंड है तो पेशेंट को क्या है, डायबिटीज माइलाइटिस हो सकता है। अभी असेस द एलर्जीज इंक्लूडिंग एन एलर्जी टू लैटेक्स, क्यों, क्योंकि लैटेक्स की वजह से पेशेंट को आपके ग्लव्स की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसको लैटेक्स एलर्जी है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। और ग्लव्स तो आप यूज़ करने ही वाले हो, है ना, सर्जरी के पहले बाद में सब जगह, तो ये ध्यान में रखना। रिव्यू द प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट टू बी श्योर दैट ईच आइटम इज एड्रेस्ड बिफोर द क्लाइंट इज ट्रांसपोर्टेड टू द सर्जरी। सारी की सारी आपको आइटम्स देख लेनी है बराबर प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट की, कि ऑपरेशन होने के पहले, ताकि उस टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फॉलो एजेंसी पॉलिसीज रिगार्डिंग प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इन्फॉर्म्ड कंसर्न्स, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, प्रिस्क्राइब्ड लेबोरेटरी और रेडियोलॉजिकल टेस्ट एंड एनी अदर प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। अगर उसको पहले भी कोई प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हुए तो सब कुछ आपको इसके अंदर देखना है। ठीक है, अभी दूसरा क्या है कि ओके, ensure that informed consent forms have been signed for the operative procedure। इसमें आपको देख लेना है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म भी हो चुका है, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न,
डिस्पोजल ऑफ अ लिम्ब, सर्जिकल स्टरिलाइजेशन प्रोसीजर्स है, बराबर, ये सब आपको देखना है। दूसरा क्या रहेगा इसमें कि जो चेकलिस्ट है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे टाइम टू टाइम कि क्या है, एंश्योर दैट द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड, पूरी उसकी हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट, सब कुछ कंप्लीटेड ली हुई चाहिए, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो कंप्लीट हुआ होना चाहिए एंड डॉक्यूमेंटेड इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड। एंश्योर दैट कंसल्टेशन रिक्वेस्ट हैव बीन कंप्लीटेड and documented in the client's record. Ensure that prescribed laboratory results and documented in the client's record. जितने भी laboratory records हमको चाहिए, ब्लड ग्रुपिंग है, मैचिंग है, क्रॉसिंग है, बराबर है, उसका RBC, WBC, प्लेटलेट्स, फिर CBC में सब आ गया, हीमोग्लोबिन, ये सब कुछ उसके कंप्लीट है जो डॉक्टर्स ने लिख के दिए थे, CRP, ठीक है। फिर ही हमको ये सब करना है, ऑपरेशन का डन देना है कि ओके सब आप कर सकते हो अब ऑपरेशन। अभी मेडिकल प्रॉब्लम्स दैट इंक्रीजेज रिस्क ड्यूरिंग सर्जरी, ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स कि जिसकी वजह से हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो आपको पहले से ऐसी प्रॉब्लम होने की वजह से आपको ये रिस्क के चांसेस है, बाकियों में नहीं है, पर आपको ये होने की वजह से तो डेफिनेटली है। तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं? अगर कोई पेशेंट की एडवांस एज है, एल्डरली, ओल्डर एज कि जिससे 65 से अबोव एज है, ओबेसिटी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट की कमी होना, ठीक है, हीमोफीलिया है, डायबिटीज़ मेलाइटस है जिसमें हीलिंग पावर बहुत कम हो जाता है, क्रॉनिक पेन हो रहा है, हार्ट डिजीज सच एज रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डिसरिदमिया, हार्ट फेलियर, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, मतलब कि जिसको स्नोरिंग साउंड आती है ना ब्रीदिंग के टाइम, रात को सोने के टाइम, नस्कोरा बोले, ऐसा सुना है ना हमने, ठीक है, नस्कोरा बोलते हैं उसके, तो नाक बोलता है यूँ, ठीक है, तो वो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यूँ। फिर किसी को URT है, URI, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लिवर डिजीज़ है, फीवर रहता है एंड फीवर इज द कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फेक्शन, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है सजेस्ट के एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर है ना, इन्फेक्शन विद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, acquired immunodeficiency syndrome AIDS, बॉन मैरो डिप्रेशन, तो जिससे क्या नहीं होगा, कोई RBC का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, ब्लड सेल्स का ही, बॉन मैरो प्रोडक्शन, डिप्रेशन है तो, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। फिर से यूज़ ऑफ कीमोथेरापी, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स चल रहा है, सारे हाई रिस्क में है, अब यूज़ और रिक्रिएशनल ड्रग्स या स्मोकिंग्स करता है तो ये भी भाई हाई रिस्क में ही है, ठीक है। अभी प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, उसमें क्या क्या देखते हैं, तो एंश्योर द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG and the chest radiography reports are documented in the client's record. Ensure that the blood type, screen, क्रॉस मैच आर परफॉर्म्ड, क्योंकि ऑपरेशन के ड्यूरिंग अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट हुई तो उस टाइम थोड़ी ना आप उसका देखने जाओगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, क्रॉस मैच करवाओ, ये करवाओ, सब कुछ पहले से ही हो जाएगा। एंड डॉक्यूमेंटेड इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड विद इन द एस्टेब्लिश्ड टाइम फ्रेम पर एजेंसी पॉलिसी। उसने जो भी ज्वेलरी पहनी हुई है वो रिमूव करवा देंगे, मेकअप रिमूव करवा देंगे, डेंचर्स पहने तो वो भी रिमूव करवाएंगे, हेयर पिन्स, नेल पॉलिश, डिपेंडिंग ऑन एजेंसी प्रोसीजर्स, ग्लासेस पहने, प्रोसेसेस है कोई भी तो भी करवाएंगे। मेकअप को क्यों रिमूव करवाता है, क्योंकि आप देख पाओ कि कोई कलर चेंजेस जैसे कि साइनोसिस या ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको पता चले अच्छे से, ठीक है। दूसरा नेल पॉलिश को क्यों करवाता है, क्योंकि अगर आपको SpO2 प्रोब ऑक्सीमीटर वहाँ पे लगाना है तो ये जो है बराबर नेल पॉलिश की वजह से उसका जो कलर जो है वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा और वो अच्छे से ये हीमोग्लोबिन को वो करके आपको SpO2 करेक्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए वो निकाल देना है। जो भी ज्वेलरी और सब आप निकालते हैं
सब कुछ उसके गार्जियन को बोल ही देना है कि भाई निकाल देना सब कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ रह जाता है या इमरजेंसी में पेशेंट आया, कुछ कोई है ही नहीं, तो सब आपको निकाल के नोट डाउन करके सीधा हॉस्पिटल पॉलिसी के लॉकर में उसको दे देना है, ठीक है। एंश्योर दैट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड चेस्ट रेडियोग्राफी, ओके, वो हो गया है ना, क्रॉस मैच ज्वेलरी, ओके। डॉक्यूमेंट दैट वैल्यूएबल्स हैव बीन गिवन टू द क्लाइंट्स फैमिली, जो भी वही कीमती चीज़ है उसकी फैमिली को डायरेक्टली दो, मेंबर्स और लॉक्ड इन द हॉस्पिटल सेफ, या फिर हॉस्पिटल लॉकर में दे दो। डॉक्यूमेंट द लास्ट टाइम दैट द क्लाइंट्स एट और ड्रैंक, लास्ट इसने कब खाया था या पिया था उसका टाइम नोट डाउन करना है। एंड क्लाइंट वॉइडेड बिफोर सर्जरी, उसने कब वॉइड किया था बिफोर सर्जरी यूरिन, और बोवेल कब उसने क्लियर किया था वो भी आपको लिखना है। अभी सब्सटेंसेस दैट कैन अफेक्ट द क्लाइंट इन सर्जरी, बराबर कौन कौन से सब्सटेंसेस है रिलेटेड टू ड्रग्स या कोई भी, कि जो भी क्लाइंट्स को सर्जरी के ड्यूरिंग अफेक्ट कर सकता है। तो एंटीबायोटिक्स पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ अनेस्थेटिक एजेंट्स, और दूसरा एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसमें कौन सी ड्रग, एट्रोपिन सल्फेट, दूसरी भी आती है पर हम लिख रहे हैं कि भी एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन सल्फेट, जिससे क्या होता है सिक्रीशन एकदम कम डिक्रीज हो जाता है। यूँ मेडिकेशन विथ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर कन्फ्यूजन, टेकिकार्डिया जिसके हार्ट रेट बढ़ जाएंगे 100+, एंड इंटेस्टाइनल हाइपोटोनिसिटी एंड हाइपोमोटिलिटी। एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग, बराबर जो ब्लड को क्लॉट ना होने दे, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग, थ्रोम्बोलाइटिक्स, दिस मेडिकेशन अल्टर नॉर्मल क्लॉटिंग, ये सारी क्या करेंगी, नॉर्मल क्लॉटिंग को अल्टर कर देंगी। मतलब ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ब्लीडिंग टाइम 3 to 6 मिनट्स, क्लॉटिंग टाइम 3 to 8 मिनट्स, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 10 to 12 सेकेंड्स, ये सारे पे इफेक्ट डालेंगे। एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग या रिस्क ऑफ हेमरेज बढ़ जाएगा। असिटाइल सैलिसिलिक एसिड मीन्स की एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are commonly used medications that can alter platelet aggregation। और इसी वजह से आपको याद हो तो कि डेंगू जो ब्रैकबर्न फीवर के नाम से जाना जाता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, फिर भी हम पेशेंट को असिटामिनोफेन या PCM ही देते, हम उसको NSAIDs नहीं देते, क्योंकि डेंगू ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें WBC ऑलरेडी कम होते हैं, बराबर प्लेटलेट ऑलरेडी कम होते हैं, और ऊपर से हमने NSAIDs दिया तो सीवियर कंडीशन होके खड़ी हो जाएगी, ब्लीडिंग होने के चांसेस ना बराबर बढ़ जाएंगे, ठीक है, इसीलिए नहीं देते। तो ये कॉन्सेप्चुअल हो गया, याद रखना इसको, ठीक है। अभी दूसरा क्या है हमारे पास, ओके, दिस मेडिकेशन वुड बी डिसकंटिन्यूड, ये सारी मेडिकेशन आपको बंद कर देनी है एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर सर्जरी, सर्जरी होने के 48 घंटे पहले, मतलब कि 2 दिन पहले, और है स्पेसिफाइड बाय द सर्जन, या फिर सर्जन जब भी बोले तब। क्लोपिडोग्रेल यूजुअली हैज़ टू बी डिसकंटिन्यूड डेज बिफोर द सर्जरी। एंटीकन्वल्सेंट्स, long-term use of certain anticonvulsants can alter the metabolism of anesthetic agents। अगर एंटीडिप्रेसेंट ड्रग ले रहा है पेशेंट तो लोअर द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द एनेस्थेसिया, हाइपोटेंशन के रिस्क रहेंगे। अगर पेशेंट एंटी डिसरिथमिक ड्रग ले रहा है तो वो कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करेगा, कार्डियक कंट्रैक्शंस को इम्पेयर करेगा एनेस्थेसिया देने के बाद। अगर पेशेंट कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है, बराबर हाइपरटेंशन के लिए, है ना, तो मेडिकेशन कैन इंटरेक्ट विद द एनेस्थेटिक एजेंट्स, और उसकी वजह से पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, मतलब कि हार्ट रेट कम होना, 60 से कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन एंड इम्पेयर्ड सर्कुलेशन होएगा। अगर पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग ले रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट को एड्रिनल एट्रोफी, रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू विथस्टैंड स्ट्रेस, क्योंकि एड्रिनल ही क्या करती है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, है ना,
फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज वाले को बढ़ाती है, जिसकी वजह से कैटेकोलामाइन और वो सब की, जिसकी वजह से स्ट्रेस कंट्रोल में रहता है। यहाँ पे एड्रिनल एट्रोफी है तो स्ट्रेस भी कंट्रोल में बॉडी का नहीं रह पाएगा। बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जरी डोसेजेस में बी इंक्रीज टेम्पररीली, ठीक है। इसी वजह से बंद तो करनी है ना हमको, तो इसमें करना क्या है कि बंद करनी है तो या बिफोर और ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो डोसेज इसके क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज कर देना है। अभी सब्सटेंसेस दैट कैन अफेक्ट इन क्लाइंट इन सर्जरी, जैसे कि डायूरेटिक्स अगर पेशेंट ले रहा है तो डायूरेटिक्स पोटेंशिएट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आफ्टर सर्जरी, तो वो क्या करेगा, आफ्टर सर्जरी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस करवाएगा। अगर पेशेंट कोई भी आयुर्वेदिक हर्बल सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहा है तो वो भी कैन इंटरेक्ट विद द एनेस्थेशिया एंड कोज अ वैरायटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। दिस सब्सटेंसेस में नीड टू बी स्टॉप्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम बिफोर सर्जरी, ये बंद ही करनी पड़ती है फॉर द स्पेसिफिक टाइम सर्जरी होने के पहले। ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव पीरियड द क्लाइंट नीड्स टू बी आस्क्ड वेदर दे आर टेकिंग एन हर्बल सब्सटेंस। वो पूछ सकता है तो आप बंद करवा रहे हो तो फिर मैं इसको चालू कब कर सकता हूँ फिर से, ठीक है। इंसुलिन, द नीड फॉर इंसुलिन आफ्टर सर्जरी इन अ डायबिटिक, सर्जरी में भी डायबिटिक पेशेंट में ही आपको फिर से सर्जरी के बाद कब चालू करना है, तो मे बी रिड्यूस्ड, उसको कम देना है। बिकॉज द क्लाइंट्स न्यूट्रिशनल इंटेक इज डिक्रीज्ड, क्योंकि उसने कुछ ग्लूकोज वाला खाया ही नहीं है तो इंसुलिन क्यों चाहिए उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। इसके लिए उसको सर्जरी के बाद पहले इंसुलिन को थोड़ी थोड़ी अमाउंट में देना है। और द नीड फॉर इंसुलिन मे बी इंक्रीज, या फिर कोई केसेस में इंसुलिन का डिमांड बढ़ भी जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशंस, और इसकी वजह से इंसुलिन तो देंगे ज़्यादा पर आईवी ग्लूकोज भी देंगे। सम मेडिकेशन मे बी ऑन होल्ड अंटिल आफ्टर दिस सर्जरी, और कोई मेडिकेशन तो ऐसी भी है सो सर्जरी हो जाने के बाद भी होल्ड रखनी पड़ती है, बंद ही रखनी पड़ती है। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस, अभी जो जितनी भी ड्रग देखी वो सारी बंद करवानी थी, अभी की जो ड्रग है वो क्या है, आपको देनी है। तो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस as prescribed before surgery. Instruct the client about the desired effects of the pre-operative medication. ये ड्रग आपको दे रहे हैं ऑपरेशन के पहले और इसका क्या इफेक्ट रहेगा आपके ऊपर, ये उसको समझाना है। After administering the pre-operative medications, keep the client in bed with the side rails up. Pre-operative medications देने के बाद पेशेंट को क्या करना है, सुलाना है, और सुला के भी क्या, साइड रेल्स उसकी अप रखनी है ताकि वो बेड से गिर ना जाए कोई सीजर या ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। एंड लो पोजीशन पे रखना है, बेड एकदम नीचे रखना है ताकि गिरे भी तो ज़्यादा लगे नहीं, भले ही साइड रेल्स अप हो। पर एजेंसी पॉलिसी, प्लेस द कॉल बेल नेक्स्ट टू द क्लाइंट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू गेट आउट ऑफ बेड एंड टू कॉल फॉर असिस्टेंस इफ नीडेड। पेशेंट को बोलना है ज़रूरत लगे तो कॉल बेल आपके पास है, आपको उसको दबाना है, आपके पास स्टाफ आ जाएगा, उसको बोलना है कि बेड से आपको खुद खड़े नहीं होना है, आपको ज़रूरत हो तो आपका असिस्टेंस को बुलाना है, वो ही आपको आके ले जाएगा, खुद कहीं भी जाने की कोशिश मत करना। अराइवल इन दी ओटी, भाई अब इसकी एंट्री हो गई है ओटी के अंदर, वेलकम, ठीक है। ऑपरेशन वाला आ गया है वो फाइनली। तो ऑपरेटिव रूम को हम OR या OT ऑपरेशन थिएटर भी बोलते हैं। गाइडलाइंस टू प्रिवेंट रॉन्ग साइट एंड रॉन्ग प्रोसीजर सर्जरी, सबको बता दो, सर्जन को, एनेस्थेटिस्ट को, नर्स में भी सर्कुलेटरी नर्स और स्क्रब नर्स को, कि भाई देख लेना कौन सी जगह पे सर्जरी करनी है, कौन सी प्रोसीजर करनी है, ठीक है। फिर गलती से राइट में करनी है, लेफ्ट में ना हो जाए, स्टमक में करनी है, किडनी में ना हो जाए, ये सब देख लेना, सबको पूछना है। एक रिकॉर्डर जैसा भी होता है, जैसा यहाँ पे सब कोई अपने नाम के साथ बोलेंगे कि मैं ये मेरा नाम है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट की बराबर, मैं जो भी मेरा पेशेंट है बराबर, जैसे कि मेरा पेशेंट जो है वो जो भी उसका नाम रख दो आप, और
मैं उसकी सर्जरी कर रहा हूँ, इतने साल का है और इनकी ये लेफ़्ट साइड पे ये ट्यूमर की सर्जरी है, ऐसा सब कुछ बोलेंगे सब स्टाफ। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद भी बोलेंगे, ऑपरेशन चालू होने के पहले भी बोलेंगे, ताकि पता रहे कि इन लोगों ने सही जगह की सर्जरी की है। ठीक है। द सर्जन मीट्स विद द क्लाइंट इन द प्री ऑपरेटिव एरिया एंड यूजेस अ सर्जिकल मार्किंग पेन टू मार्क द ऑपरेटिव साइट। सर्जन क्लाइंट को मिलने जाएंगे प्री ऑपरेटिव एरिया में और वहाँ पे ही उन्होंने सर्जिकल मार्किंग पेन से ऑपरेटिव साइड पे मार्क करके ही रखा होगा कि हमको यहाँ पे राइट साइड के ये हैंड में यहाँ की साइड जो है वो ऑपरेशन करना है, सर्जरी परफॉर्म करनी है। इन द ऑपरेटिंग रूम द नर्स एंड सर्जन एंश्योर एंड reconfirm that the operative site has been appropriately marked। फिर से ऑपरेटिंग रूम में नर्स और सर्जन एंश्योर करेंगे, मतलब कि रियलाइज़ करेंगे, रिकन्फर्म करेंगे कि भाई ऑपरेटिव साइट का मार्क बराबर ही है ना, सही जगह पे ही किया है ना। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सर्जिकल प्रोसीजर अ टाइम आउट is conducted with all members of the operative team present to identify the correct client and appropriate surgical site again। और जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दी सर्जिकल ऑपरेशन, अभी फिर से मतलब कि कितनी बार देखा जाएगा उसके साइट को, मार्क को? 3 बार ऑपरेशन होने के पहले, ऑपरेटिव के टाइम और टाइम आउट होने के। ये टाइम आउट एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का टाइप है, उसमें भी देखा जाएगा सब मेंबर्स के द्वारा कि जहाँ पे भी करेक्ट क्लाइंट है ना, हमको इसी पेशेंट की सर्जरी करनी थी ना भाई, करनी 3 नंबर क्यों ना, आप लेके आए 13 नंबर वाले को। ठीक है, ऐसा ना हो जाए। करेक्ट ही क्लाइंट लेके आए हो, सर्जिकल साइट अगेन देख लो बराबर है, फिर ही ऑपरेशन होगा। ठीक है, ये देखा जाता है। SSC मतलब कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट या सर्जिकल साइट चेकलिस्ट। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है उसमें सिटोसो, ये उसका याद रखने का एक मैनोमिक बोल सकते हो आपको। ठीक है, और सिटोसो में जो है वो हम क्या करते हैं भाई, CSI मतलब कि साइन इन करेंगे। ठीक है, फिर टाइम आउट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन आउट। साइन इन कब होता है? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने के पहले। टाइम आउट तो बिफोर स्किन इंसिजन देने के पहले, बराबर। तभी हम देखते हैं ना पेशेंट का वो रिस्पॉन्स कि क्या हुआ है, बराबर पेशेंट है, बराबर साइट है। और साइन आउट कब? बिफोर द पेशेंट लीव्स द ऑपरेशन रूम। सुनना, साइन इन बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, उसमें हम क्या क्या देखते हैं? तो रजिस्टर्ड नर्स एंड एनेस्थीसिया केयर प्रोवाइडर कंफर्म करते हैं क्या? कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्रोसीजर साइट एंड कंसेंट, येस और नो। साइट मार्क्ड बाय पर्सन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, जो परफॉर्म कर रहा है ना प्रोसीजर, उसी ने साइट को मार्क किया होना चाहिए। किया है कि नहीं किया है? पेशेंट को कोई एलर्जी है, हाँ कि ना? डिफ़िकल्ट एयरवे और एस्पिरेशन का कोई रिस्क है? रिस्क ऑफ ब्लड लॉस ग्रेटर देन 500 ml, ऐसा कुछ लग रहा है? अगर है तो आपके पास कितने यूनिट्स ब्लड अवेलेबल है? एनेस्थीसिया सेफ्टी चेक कंप्लीट है? ब्रीफिंग, ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम हैव बीन डिस्कस्ड केयर प्लान एंड एड्रेस्ड कंसर्न्स, ये हो चुका है या नहीं? अभी बारी है टाइम आउट, मतलब कि बिफोर स्किन इंसिजन, इनिशिएटेड बाय डिजाइनेटेड टीम मेंबर। किसके द्वारा होगा टाइम आउट? डिजाइनेटेड टीम मेंबर के द्वारा। ऑल अदर एक्टिविटीज टू बी सस्पेंडेड अनलेस अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, सब टीम मेंबर्स का इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बोला ना वो रिकॉर्डिंग वाला, वो। कंफर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, प्रोसीजर, इंसिजन साइट, कंसेंट। साइट इज मार्क्ड एंड विजिबल, रिलेवेंट इमेजेस प्रॉपरली लेबल्ड एंड डिस्प्लेड। एनी इक्विपमेंट कंसर्न्स है आपको स्पेशली, वो है आपके पास कि नहीं है? एंटिसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट सर्जन स्टेट्स द फॉलोइंग critical or non-routine steps, case duration, anticipated blood loss। anesthesia provider, उसमें भी स्पेशली एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस विद इन 1 hour बिफोर द इंसिजन। एंड एडिशनल कंसर्न्स कोई है तो क्या है? स्क्रब एंड सर्कुलेटिंग नर्स को क्या पूछेंगे टाइम आउट में? स्टरिलाइजेशन इंडिकेटर्स हैव बीन कन्फर्म्ड, या कुछ एडिशनल कंसर्न्स है तो वो है।
टाइम आउट में ये भी देख लेंगे कि भाई अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए करनी है जो सर्जरी, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, लेप्रोस्कोपी करनी है, ट्रोकार ही नहीं है, क्या करोगे? हैं इंसिजन आपने मानो कि जो है वो लेप्रोस्कोपी के लिए सारी तैयारियां, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया सब कुछ, और फिर आपके पास है ही नहीं, तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है, मिसिंग है, तो ठीक है, ये खास देखना है भाई जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो सारे हैं कि नहीं। और तीसरा हमारा फाइनल साइन आउट बिफोर द पेशेंट लीव्स द ओआर। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से बाहर भेजने के पहले क्या देखोगे? स्पेशली ये काम आरएन का होता है, रजिस्टर नर्स का होता है, वो कंफर्म करेगी नेम ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर, कंप्लीशन ऑफ स्पंज कितने यूज़ हुए हैं वो सारे हैं वापस कि नहीं, शार्प एंड इंस्ट्रूमेंट्स काउंट्स करेगी, स्पेसिमेंस आइडेंटिफाइड एंड लेबल, जो भी हमने अंदर से सिस्ट या कुछ भी निकाला है वो अच्छे से आइडेंटिफाइड और लेबल कर देगी। एनी इक्विपमेंट्स प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस्ड, अगर कोई इक्विपमेंट्स ऑपरेशन के दरमियान डैमेज हुआ या कुछ भी हुआ तो वो एड्रेस्ड करेगी। और ऑल मेंबर्स जो है व्हाट आर द की कंसर्न्स फॉर रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट वो देंगे। ठीक है, तो ये हमारा था सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, जिसमें याद करोगे आप सीटो सो। नेक्स्ट, अराइवल इन द ऑपरेटिव रूम। पेशेंट जैसे ऑपरेटिव रूम में आया तो क्या करोगे आप? व्हेन द क्लाइंट अराइव्स इन द ऑपरेटिव रूम, द ऑपरेटिंग रूम नर्स विल वेरीफाई द आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट। अभी ये ऑपरेशन की बाद की थोड़ी प्रोसेस है, देखो ऑपरेटिव रूम में आया वैसे की प्रोसीजर है, ओके वैसे की है कि भाई जब पेशेंट हमारे पास ऑपरेटिव के दरमियान ऑपरेशन करवाने के लिए आया है तो उसने आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट पहना हुआ है, पेशेंट वर्बल रिस्पॉन्स दे पाता है, विल रिव्यू द क्लाइंट्स चार्ट, द क्लाइंट्स रिकॉर्ड विल बी चेक्ड फॉर completeness and reviewed for informed consent forms, history and physical examination and allergic reaction information. Surgeon's prescriptions will be verified and implemented. IV line may be initiated at this time और इन दी प्री ऑपरेटिव एरिया से ही IV लाइन स्टार्ट होके फ्लूइड ड्रिप चालू ही होगी, आया होगा या नहीं की हुई है तो ऑपरेटिव एरिया में आए तब कर दो, ये प्रिस्क्राइब्ड। द anesthesia team will administer the prescribed anesthesia. Verification of the client and the surgical operative site is critical. ओके, तो हम आज का सेशन यहीं तक देखने वाला है, क्लियर। नेक्स्ट हम जब मिलते हैं तो इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, ठीक है। नहीं समझ आया हो तो वहाँ से फिर से देखो, ऐसा मैंने बोला ही था, बराबर। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वेरी इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। और दूसरी बात कि चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, ठीक है। आपके बाकी सारे फ्रेंड्स को भी ये इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, है ना, जो आपको पैसे देकर भी शायद नहीं मिल पाए वैसा कंटेंट है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो हेल्पफुल होना सबके। थैंक यू। we will meet in the next session ready for you. Okay, thank you.